नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 20। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 19 मॉक टेस्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आपको बताना है आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है। ऑप्शन देखिए, अवधि, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर अपभ्रंश। क्या हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट का। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे आधुनिक जो भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। बात करें दोस्तों अवधि की, तो अवधि दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका अवधि। और खड़ी बोली और ब्रज भाषा की बात करें तो खड़ी बोली जो है दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और ब्रज भाषा भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भाषाएं, जैसे आपका ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी और खड़ी बोली, बुंदेली। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा युग्म जो है गलत है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अवधि अभी बताया था मैंने, अवधि जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये तो ठीक है आपका, ठीक है। दूसरा देखिए ब्रज भाषा, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। खड़ी बोली जो है ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, खड़ी बोली भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ब्रज भाषा और खड़ी बोली ये दोनों का जो है दोस्तों ये कहाँ से पैदा हुई हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये किस अपभ्रंश से इनका जन्म हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से इनका जन्म हुआ है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो जन्म हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत युग्म आपने देखना है तो गलत युग्म हो जाएगा आपका भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये आपका गलत है। देखिए भोजपुरी की बात करें दोस्तों, तो भोजपुरी किसके अंतर्गत आता है, भोजपुरी आता है आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी में दोस्तों देखिए भोजपुरी के अलावा कौन कौन सी जाते हैं, देखिए भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है भोजपुरी। ठीक है, जैसे भोजपुरी हो गया, भोजपुरी का जन्म हुआ बिहारी हिंदी से, मगही का हुआ। ठीक है, तो भोजपुरी के साथ साथ दो और याद रखेंगे, कौन कौन से, मगही। ठीक है, मगही और मैथिली, मगही और मैथिली। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बिहारी हिंदी से किसका जन्म हुआ, बिहारी हिंदी से दोस्तों भोजपुरी का जन्म हुआ, मगही का जन्म हुआ और मैथिली का जन्म हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बात करें हम पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी से दोस्तों याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी से तीन जो है दोस्तों आपका कौन कौन से, देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी जाती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि आती है, ए अवधि। ठीक है, बी आपका बघेली और सी आपका छत्तीसगढ़ी। ये ए बी सी याद रखेंगे पूर्वी हिंदी से। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी से बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है आपका ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों ओष्ठ वर्ण इसमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, अ, आ, उ, ई। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, श्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको बताते हुए चलो, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड है जिसमें हमने बात की पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, साथ ही साथ आपका बिहारी हिंदी, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं
इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चल तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऊ जो है आपका क्या है, ओष्ठ वर्ण है। तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ओष्ठ वर्ण और कौन कौन होते हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों। ओष्ठ जो वर्ण होते हैं, छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, साथ ही साथ आपको याद रखना है कौन सा वर्ग आएगा इसमें, प वर्ग। ठीक है, प वर्ग मैंने आपको बताया है, क च ट त प वर्ग सब में आपके 5-5 आते हैं। तो प वर्ग में जैसे आपका प हो गया, प फ ब भ और म, तो ये क्या है आपके, ये पंच पाप या आपके प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी जो है ओष्ठ वर्ण है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प फ ब भ म, ये सभी किसके हैं, ये सभी ओष्ठ वर्ण हैं, इनको याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है दोस्तों जीवा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5, क्या रहेगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले करा रखे हैं। जैसे आपका स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताई हैं। इनको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन से होते हैं आपको याद रखना है। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला स्वर होता है अग्र स्वर, क्या होता है, अग्र स्वर। दूसरा होता है आपका, दूसरा होगा आपका मध्य स्वर, और तीसरा है आपका, तीसरा प्रकार है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत आता है ई, छोटा ई, बड़ा ई, ठीक है, ए और आई, ये किस में आते हैं? अग्र स्वर में आते हैं, आपको पूछा जा सकता है। और मध्य स्वर में क्या आता है? मध्य स्वर में सिर्फ ओ आता है। ठीक है, मध्य स्वर में क्या आता है? सिर्फ ओ आता है। और बाकी बचे जो हैं आपके किस में आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं। बचे हुए जैसे आपका आ हो गया, ठीक है, आ हो गया, ऊ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ हो गया, ओ, औ हो गया, ये किस में आते हैं आपके? ये आते हैं पश्च स्वर में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है हमेशा कि अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इनके अंतर्गत कौन कौन आता है आपको याद रखना है। सीधे पूछा जा सकता है मध्य स्वर कौन सा है, अग्र स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आपको अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन देखिए ख, ग, घ, ठ, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। गौ क्या है? इसमें अल्प प्राण है दोस्तों। कैसे है अल्प प्राण? मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिसमें मैंने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बताया था ना आपको, तो वहां पर मैंने बताया था अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या बताया था मैंने आपको? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरा और चौथा क्या बताया था? ये बताया था महाप्राण। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट, तीसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा, इसमें आपको जो है स्पर्श व्यंजन याद होनी चाहिए। क वर्ग जैसे क, ख, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला एक लिख देता हूँ क, ख, ग, ठीक है, घ, ङ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? देखिए पहला क, पहला, पहला, तीसरा और पांचवा,
ये क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, ख और घ क्या हो जाएंगे, ये महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अच्छे से आप जो है दोस्तों डिटेल वीडियो देखें, जहां पर मैंने आपको अच्छे से इसको समझा रखा है, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेंगे, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पर गौरव और गाथा के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का गौरव गाथा इनके बीच में जो चिन्ह लगा है ये वाला, तो कौन सा चिन्ह है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये कैसा चिन्ह है, ये है आपका क्या है, ये है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। कैसा होता है योजक चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह कैसा होता है, लाघव चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, और हंसपद की बात करें तो हंसपद ऐसा होता है, हंसपद का चिन्ह। और अवतरण चिन्ह की बात करें तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका अवतरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो विराम चिन्ह है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे विराम चिन्ह आपको याद रखने हैं दोस्तों, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों, उत से निर्मित शब्द है। तो उत से निर्मित शब्द कौन सा है, इसमें आपको बताना है। अवकाश, अपकार, उच्चारण, अध्ययन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, तो उत से निर्मित शब्द होगा दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्चारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। उच्चारण में दोस्तों याद रखेंगे उतधन, उतधन चारण। ठीक है, उतधन चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, तो उत से निर्मित शब्द कौन सा है, उच्चारण है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको याद भी रखना है, जिसे दोस्तों उपसर्ग भी पूछा जाता है, उपसर्ग देखा होगा आपने, आपको पूछा जा सकता है, जैसे उपसर्ग अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है आपको पूछा जा सकता है। अध्ययन हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यक्ष हो गया, तो ऐसे शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, उपसर्ग भी याद रखेंगे। इनमें होता है दोस्तों अधि उपसर्ग। ठीक है, जैसे आपका अध्ययन हो गया, ठीक है, अध्ययन हो गया, ठीक है, अध्यापक हो गया, अध्ययन, अध्यापक, अध्यक्ष हो गया। ठीक है, इन शब्दों में दोस्तों क्या होता है, कौन सा उपसर्ग आता है, इसमें आता है आपका अधि उपसर्ग। ठीक है, कौन सा उपसर्ग आता है, अधि उपसर्ग। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है दोस्तों धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 8 का राइट हो जाएगा दोस्तों। धर्म यानी कि धार्मिक की बात करें तो धर्म यहाँ पर क्या है, धर्म यहाँ पर मूल शब्द है। धर्म में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, तो क्या बन जाएगा, ये धार्मिक बन जाएगा। ठीक है, धार्मिक। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इक प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, जैसे धार्मिक हो गया आपका, वार्षिक हो गया, जैसे वार्षिक। ठीक है, वार्षिक में क्या होता है, देखिए वार्षिक वर्ष में, ठीक है, वर्ष में क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है, तो क्या बन जाएगा, वर्ष धन इक वार्षिक। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको याद रखने हैं प्रत्यय उपसर्ग, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। आपको बताना है सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन देखिए आ, ओ, इत्रा या त्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, सुमित्रा में प्रत्यय हो जाएगा आ प्रत्यय। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा, आ प्रत्यय होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है औ प्रत्यय भी होता है। ठीक है, अब अ प्रत्यय से बनने वाले काफ़ी सारे वो होते हैं आपके। देखिए जैसे खेल में आपको पूछा जा सकता है, खेल में कौन सा प्रत्यय होता है। ठीक है, तो खेल में कौन सा प्रत्यय होता है, खेल में अ प्रत्यय होता है।
खेल, ठीक है। और जैसे जीत हो गया, जीत में कौन सा प्रत्यय होता है, जीत में भी आपका अ प्रत्यय होता है, जीत, ठीक है। जैसे भूल, भूल में कौन सा प्रत्यय होगा, भूल में भी आपका अ प्रत्यय होगा, ठीक है, ओ। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर सुमित्रा में प्रत्यय हो जाएगा आपका आ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, ग्रामवासी, राजकुमार, आजन्म या फिर यज्ञ वेदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों तत्पुरुष, ग्रामवासी में तत्पुरुष है, ठीक है। राजकुमार में भी तत्पुरुष समास है, ठीक है। यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष किसमें नहीं है, आजन्म में तत्पुरुष नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आजन्म यानी कि समाज विग्रह करेंगे तो जन्म पर्यंत, क्या हो जाएगा, जन्म पर्यंत, ठीक है। तो जन्म पर्यंत इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर आ लगा है दोस्तों, पहले आ, जन्म में आ लगा है। तो आपको पता है जहाँ पर आपका आ उपसर्ग आता है वहाँ पर क्या होता है, आ उपसर्ग यानी कि जहाँ पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे उपसर्ग लगता है तो वहाँ पर आपका कौन सा समास आ जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आजन्म में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जैसे आपका आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, ठीक है, आजीवन, इसमें भी आपका क्या होगा, आजीवन में भी, इसमें भी अव्ययी भाव हो गया। आमरण, आमरण में भी क्या होगा आपका, अव्ययी भाव होगा, ठीक है। तो ये सारे समास मैंने आपको अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। इनको एक बार आप जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखें, समास वाला जो जिसमें मैंने आपको समास बताए हैं उसको आप जरूर देखें, अच्छे से समझा रखें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सरासर में कौन सा समास है। आपको बताना है सरासर में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर में है दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसे आपके होते हैं जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, जैसे सरासर हो गया आपका, ठीक है, याद रखेंगे इसको कुछ चीज़ें। देखिए सरासर हो गया, एकाएक हो गया, ठीक है, एकाएक, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं, कहीं ना, कहीं ना कहीं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इनमें जो है हमेशा दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। एकाएक, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कौन सा समास हो जाएगा इसमें, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कृपण का विलोम शब्द बताना है। तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। कृपण का विलोम अधम, कृतम, दानी या फिर कनिष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, कृपण का विलोम बताना है, ठीक है। कृपण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस होता है कृपण का मतलब, ठीक है। तो कंजूस, इसका क्या हो जाएगा विलोम फिर अब कृपण का, अब तो आप आंसर जान गए होंगे। तो कृपण का विलोम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दानी, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कनिष्ठ की, तो कनिष्ठ का विलोम क्या होता है, कनिष्ठ का विलोम होता है दोस्तों वरिष्ठ या ज्येष्ठ, ठीक है। क्या होता है, ज्येष्ठ या वरिष्ठ, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें दोस्तों आपका अधम की, तो अधम का क्या होता है विलोम, अधम का होता है आपका विलोम उत्तम। क्या होता है, उत्तम होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13।
ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों 13, 14 और 15 ये तीनों जो है दोस्तों साहित्य से है, ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य से जो आपके टॉपिक हैं, जिसमें आपका जो है पद्य और गद्य के जो आपके राइटर्स दिए हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिट्टी का चेहरा काव्य संग्रह किसने लिखा है। आपको बताना है दोस्तों, मिट्टी का चेहरा काव्य संग्रह किसका है। ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, मिट्टी का चेहरा काव्य संग्रह किसने लिखा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेश जोशी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, राजेश जोशी की रचना है मिट्टी का चेहरा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, राजेश जोशी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। देखिए प्रमुख रचनाओं की बात करें, पहला तो आपका मिट्टी का चेहरा हो गया, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना है राजेश जोशी की। दूसरी याद रखेंगे रचना नेपथ्य में हंसी, ठीक है, नेपथ्य में, ठीक है, नेपथ्य में हंसी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है, दो पंक्तियों के बीच किसकी रचना है, दो पंक्तियों के बीच ये रचना है दोस्तों राजेश जोशी की। तो दोस्तों याद रखेंगे राजेश जोशी को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था ये भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला राजेश जोशी को साहित्य अकादमी अवार्ड, कब मिला, ये मिला आपका 2002 में, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो राजेश जोशी से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। रचनाओं में याद रखेंगे राजेश जोशी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपका देखिए एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, ठीक है, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ठीक है। इसी दो पंक्तियों के बीच के लिए जो है दोस्तों राजेश जोशी को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ नाटक हैं इनके, ठीक है, और साथ ही साथ एक रचना और है इनकी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी नोट कर लें, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी रचना किसकी है, ये भी रचना है आपकी राजेश जोशी की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की प्रमुख रचनाओं की, तो यहाँ पर कुछ नाटक हैं इनके जो महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। राजेश जोशी के नाटकों की बात करें तो नाटक याद रखेंगे, नाटक कौन कौन से हैं, तो पहला याद रखेंगे दोस्तों जादू जंगल, ठीक है, जादू जंगल किसका नाटक है, ये नाटक है राजेश जोशी का। साथ ही साथ आपको याद रखना है अच्छे आदमी, ठीक है, अच्छे आदमी, ठीक है, अच्छे आदमी, ये नाटक किसका है, ये नाटक भी आपका किसका है, ये भी है राजेश जोशी का, ठीक है। तीसरा नाटक याद रखेंगे तुक्के पर तुक्का, ठीक है, तुक्के पर तुक्का, ये किसकी रचना है, ये भी आपका नाटक किसका है, ये भी आपका नाटक है राजेश जोशी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों राजेश जोशी से। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1946 में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और मैंने आपको सारी रचनाएं इनकी बता दी जो प्रमुख रचनाएं हैं। आपको ये कई बार पूछा गया है कि राजेश जोशी को कौन सी रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे दो पंक्तियों के बीच जो है इस रचना के लिए 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको राजेश जोशी से याद रखने हैं, ठीक है। कुछ कविताएं भी हैं इनकी जो आपका पूछी जाती हैं, जैसे आपका समर गाथा हो गया, चांद की वर्तनी हो गया, प्लेटफॉर्म पर हो गया, ये सारी इनकी जो है कविताएं हैं। जैसे गेंद निराली जो है मिट्ठू की, ये सारी जो कविताएं हैं दोस्तों ये राजेश जोशी की हैं। तो मेन जो आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे आपकी रचनाएं हो गया, नाटक हो गया, ठीक है, और प्रमुख कविताएं हो गया, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सहर्ष स्वीकारा है, ये रचना किसकी है, आपको बताना है। सहर्ष स्वीकारा है, तो ये रचना किसने लिखी है, ऑप्शन देखिए हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, शिवानी या मुक्तिबोध।
क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर? सहर्ष स्वीकारा है, ये रचना किसकी है? तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुक्तिबोध का पूरा नाम भी याद रखेंगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानंद माधव, गजानंद माधव मुक्तिबोध। दोस्तों ये इनकी रचना है, सहर्ष स्वीकारा है, याद रखेंगे इसको। और गजानंद माधव मुक्तिबोध की बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों ये एक क्या थे? एक पत्रकार भी थे, साथ ही साथ समर्थ पत्रकार थे। ठीक है, साथ ही साथ इनके कुछ काव्य कविता संग्रह हैं जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, जो कई बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए सहर्ष स्वीकारा है, ये रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है। इसके साथ ही साथ आपको मुक्तिबोध से कुछ इनकी जो आपका जो इनकी कविता संग्रह है इनके, वो आपको याद रखना है। पहला है इनका कविता संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा। ये कई बार आपने सुना होगा, चाँद का मुंह, चाँद का मुंह टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा, ये आपका कविता संग्रह किसका है? तो ये है आपका मुक्तिबोध का। दूसरा याद रखेंगे, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, खाक धूल। तो ये कविता संग्रह किसका है? ये भी आपका किसका है? मुक्तिबोध का है। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा भी याद रखेंगे, अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में, अंधेरे में ये किसका कविता संग्रह है? ये भी आपका किसका है? मुक्तिबोध का है, यानी कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, जो ये सहर्ष स्वीकारा है जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये रचना इनकी जो है एनसीईआरटी में है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक इनका जो है कुछ कहानियाँ भी हैं इनकी, लिख लेते हैं एक बार कुछ जो कहानियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देखिए मुक्तिबोध की कुछ गजानंद माधव मुक्तिबोध की कुछ कहानी है जो इम्पोर्टेंट, जो आपको पूछी जा सकती है। कहानी की बात करें दोस्तों, तो कहानी में आपको याद रखना है काठ का सपना। पहला, पहला क्या? काठ का, काठ का सपना। काठ का सपना कहानी किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। दूसरा, पक्षी और दीमक। दूसरा, पक्षी और, पक्षी और दीमक, ये किसका नाटक है? पक्षी और दीमक, ये आपका नाटक है मुक्तिबोध का। साथ ही साथ सौंदर्य के उपासक, तीसरा याद रखेंगे, सौंदर्य के उपासक। ठीक है, सौंदर्य के उपासक। ठीक है, उपासक, तो ये किसका नाटक है? ये भी आपका मुक्तिबोध का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। एक यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, मुक्तिबोध से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि देखिए एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था गजानन मुक्तिबोध ने। ठीक है, ये पूछा गया कई बार। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने दोस्तों एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। तो साप्ताहिक पत्र था दोस्तों नया खून, जो पूछा गया है पहले, नया खून। ठीक है, नया खून नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? अगर आपको पूछा जाता है तो किसने किया? ये किया दोस्तों गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये। 15 का आंसर करेंगे, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास किसने लिखा है? आपको बताना है कुरु कुरु स्वाहा, ये उपन्यास जो है दोस्तों किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए? कुरु कुरु स्वाहा, ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, मनोहर श्याम, मन्नू भंडारी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 15 का राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों मनोहर श्याम जोशी से। तो यहाँ पर कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, साथ ही साथ इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिन पर आपको दोस्तों देखना है, अच्छे से याद रखना है। ये उपन्यास आपको पूछे जा सकते हैं और कई बार पहले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो उपन्यास की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास, पहला आपका जैसे आपका कुरु कुरु स्वाहा हो गया। ठीक है, नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी, नेताजी कहिन किसका उपन्यास है? ये है आपका मनोहर श्याम जोशी का।
दूसरा याद रखेंगे कुरुकुरु स्वाहा हो गया, नेताजी कहन हो गया, और कसब, ठीक है, कसब। कसब उपन्यास किसका है? ये भी आपका मनोहर श्याम जोशी का है, कसब। और साथ ही साथ दोस्तों हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले, उपन्यास किसका है? हरिया हरक्यूलिस, ठीक है, ये भी आपका मनोहर श्याम जोशी का है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये किसका है? ये भी आपका किसका उपन्यास है? ये भी आपका मनोहर श्याम जोशी का है, ठीक है। ये सारे उपन्यास आपको मनोहर श्याम जोशी के याद रखने। पहला नेताजी कहिन, कसब, कुरुकुरु स्वाहा और हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे हम जात, ठीक है, हम जात, ठीक है, हम जात। तो हम जात जो है किसका उपन्यास है आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। क्लियर हो गया? ये सारे याद हो गए, सारे याद रखने हैं, ठीक है। नेताजी कहिन, कसब, कुरुकुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी और हम जात, ये सारे किसके उपन्यास हैं? मनोहर श्याम जोशी के हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का, क्या है? उपन्यास है क्याप। क्या है? क्याप। तो क्याप उपन्यास किसका है? तो ये है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है क्याप, और इसी के लिए दोस्तों उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो कैप के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मनोहर श्याम जोशी को। कब मिला था? याद रखेंगे 2005 में, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो किस उपन्यास के लिए दिया गया? क्याप उपन्यास के लिए दिया गया 2005 में, ठीक है। साथ ही साथ मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो अजमेर में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनोहर श्याम जोशी की जो है दोस्तों प्रथम कहानी का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो मनोहर श्याम जोशी प्रथम कहानी क्या थी? ठीक है, प्रथम कहानी, ठीक है, प्रथम कहानी थी दोस्तों इनकी, क्या थी प्रथम कहानी? याद रखेंगे धुआं। क्या थी प्रथम कहानी? धुआं जो है दोस्तों इनकी प्रथम कहानी थी, ठीक है। ये भी साथ में याद रखेंगे दोस्तों। ये सारे फैक्ट जो है आपको मैं इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं आपके राइटर्स से, तो मैं इसको टोटल आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका मनोहर श्याम जोशी से आपको जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है, मृत्यु पूछी जा सकती है, ठीक है। जन्म हुआ था 1933 में, अजमेर में इनका जन्म हुआ था मनोहर श्याम जोशी का। मृत्यु हुई थी इनकी 2006 में, और इनका जो प्रथम कहानी थी वो क्या थी? धुआं इनका प्रथम कहानी का नाम है, याद रखेंगे। साथ ही साथ उपन्यास की बात करें तो सारे उपन्यास मैंने आपको बताए मनोहर श्याम जोशी के। नेताजी कहिन हो गया, कसब हो गया, कुरुकुरु स्वाहा हो गया, ठीक है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी हो गया, ठीक है, हमजाद हो गया, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी के हैं। और क्या उपन्यास को अपनी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये उपन्यास के लिए ही दोस्तों उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2005 में, ठीक है, कैप के लिए, ठीक है। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमने देखा 15 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।